हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। तो जो हमारा चैप्टर है वो है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे है आपके पास सिलेबस, दोनों साइड आप देखते हुए चलिएगा। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया, अभी जो हम चैप्टर नंबर 40 पे पहुँच गए हैं, जिसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो ये 2 पार्ट में हमारे होंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम 50 के अराउंड क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद गाइस देखिए फटाफट हमारा अब जो है ये बुक ख़त्म होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए ये थे नोट्स जो हम कंप्लीट कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 60 तक देखिए हम गाइस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए पहुँचते हैं हम लोग 61। ठीक है, तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों चलो, इसमें पहले लिखा है विकास में जनभागीदारी। ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण। ठीक है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो गाइस चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर, राजस्थान में हुआ। तो कैसे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959, यानी आप याद रखें 1959 को नागौर, राजस्थान में इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को क्या मिला है, संवैधानिक दर्जा मिला है। मतलब ये है कि पंचायतें थी पहले, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, और ये संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला है, ये वाला संविधान संशोधन हुआ है, यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी, जन भागीदारी बोलते हैं। मतलब जो वहाँ पे जो जनता है ना गाइस, उनकी भागीदारी है इसमें, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। तो 2 सिंपल है। देखिए आपका आंसर है सी, यानी 1 और 3 आपका ऑप्शन। देखिए 1 तो हो गया जन भागीदारी, और 3 हो गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी कि गाइस ऐसा कह सकते हैं हम कि जो सत्ता है वो सिर्फ एक जगह। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सत्ता जो है बिखरी, मतलब बटी हुई है। मतलब कि केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, तीनों पे ही है। मतलब नीचे तक हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण हो रखा है लोकतंत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो यहाँ लिखा है लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए, मतलब वही चीज़ है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो अलग तरीके से लिखा है बस। अब लिखा है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। ओके, इसमें लिखा है वैधानिक स्थिति, फिर लिखा है स्थानीय समुदाय की भागीदारी। यहाँ केंद्रीय नियंत्रण लिखा है। क्या वैसे इस पर केंद्र का नियंत्रण है या केंद्रीय नियंत्रण है? नहीं, यहाँ हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो नियंत्रण की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे केंद्र के। तो वो क्या होगा, इस केंद्रीय विकेंद्रीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा अगर केंद्र का नियंत्रण आपका पंचायतों और नगर पालिकाओं तक होगा। तो लिखा है कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। देखिए पंचायतों को भी है, पंचायत या नगर पालिकाओं को भी है कहीं ना कहीं से कर को आरोपित या क्या प्राप्त करने की शक्ति है। और ये तो हम जानते हैं स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, वैधानिक स्थिति इसकी है ही ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि एक अधिनियम के तहत ही आया है। और इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है वैधानिक स्थिति, समुदाय की भागीदारी और कतिपय कर आरोपित या कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति को स्थानीय स्वशासन की विशेषता है, परंतु जो केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिखा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य। ओके, तो ये लिखा है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। मतलब जो शक्ति है सिर्फ केंद्र स्तर पर ना रह के, केंद्र के बाद राज्य स्तर, और राज्य स्तर के बाद क्या है आपका स्थानीय स्वशासन तक, मतलब ग्रामवासियों तक, गाँव के लोगों तक पहुँच जाए शक्ति। तो यहाँ लिखा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बना सके और लागू कर सकें।
चलिए, फिर लिखा है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। ओके, तो इसमें लिखा है इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। चलिए ठीक है, एक होती है ग्राम स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, फिर इसका लक्ष्य जो है गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। और फिर जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ओके, चलिए आइए देखें यहाँ पे लिखा है पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर क्या है, त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर आपका ब्लॉक स्तर या माध्यमिक स्तर कह सकते हैं, और जिला स्तर पर। फिर पंचायती राज्य का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है, और संविधान का जो अनुच्छेद है 243 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में, ठीक है, किसके, राज्य विधान मंडल द्वारा विधि, मतलब ये कानून बनाएगी, और जो इसके माध्यम से जो जिला स्तर है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला स्तर होता है, कि परिषदों में वहाँ के सांसदों के सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कुछ ना कुछ इसमें आपको नया मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर लिखा है पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला लिखा है पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक क्या है, अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, तो मतलब पंचायती राज था, देखिए हमने कहा संवैधानिक स्थिति इसको कब मिली है, 73वें संविधान संशोधन के बाद से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इससे पहले था नहीं, बिल्कुल था। उसके बाद लिखा है 73वें संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से जो है प्रभावी हुआ। ओके, तो यहाँ पे इसने कहा कौन सा सही नहीं है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो और आगे देखते हैं, ये एक त्रिस्तरीय जो है आपकी जैविकी रूप से जुड़ी संरचना, मतलब त्रिस्तरीय, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 243G के महत्व को बढ़ाता है। चलिए, ये भी सही है गाइस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें लिखा है भारत में पंचायती व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी, राइट, और यहाँ क्या लिखा है 15 अगस्त 1993, और हमारा आंसर होना चाहिए 24 अप्रैल 1993। तो ये आपका गलत है बी, और बाकी सही है। फिर उसके बाद लिखा है 73वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है, जो जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना मानी जाती है। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो 3 स्तर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 यानी कि जी में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी जो प्रावधान है जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। मतलब ये है, देखिए लोग जो आमजन है ना, उनको प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, और कैसा प्रशासन, विकास मूलक का, यानी कि विकास के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, सत्ता के विकेंद्रीकरण का मुख्य उपकरण है ये। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को, और 74 जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मतलब दोनों को संवैधानिक दर्जा मिला है, किसको, एक नगर पालिका को, एक हमारे पंचायत को, एक इस संविधान संशोधन के द्वारा, एक इस, मतलब 73, 74 याद रखिएगा 1992 में। लिखा है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, मतलब स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। लिखा पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की जो है आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज जो है आपके प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें लिखा है ये सभी, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें होती है। तो इसमें लिखा है भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है, और ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकेंद्रीकरण कौन सा जो है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। इसमें लिखा है स्वायत्त सत्ता, ठीक है, और फिर लिखा है लोक सहभागिता, बिल्कुल सही। फिर लिखा है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास
को नहीं जगाना। ठीक है, देखिए गाइस ये गलत है कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को तो ये जगा रहा है, इसमें लिखा है नहीं जगाना, फिर लिखा है स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये भी सही है। तो हम आपका जो आंसर है गलत मतलब वो है सी। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट या विशेषता नहीं है। ठीक है, स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है ए मतलब कि आपका देखिए इसमें लिखा है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान किया है, बिल्कुल सही है। और इसलिए क्या है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का क्या हो गया, अंतः खेल कम हो गया, मतलब राजनीति कम होने लगी। अतः प्रश्न में जो कथन है वो भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी आंसर है आपका ए। देखिए नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई यानी कि लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। ओके, तो इसमें लिखा है नागरिकों की शिकायतें, विधि निर्माण। तो इसमें लिखा है कि राज्य सरकार का जो लोकल बॉडीज पर नियंत्रण किस चीज़ पे नहीं होता। आर्थिक मामले का बिल्कुल होता है, कार्मिकों के मामले पर भी होता है गाइस, और जो आपका विधि निर्माण पे तो होता ही है। और किस पे नहीं होता, जो नागरिकों की शिकायतें ना उस पर नहीं होता है। चलिए आइए समझे थोड़ा सा। स्थानीय निकायों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में जो है राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, जबकि आर्थिक मामले पे कार्मिकों और क्या है विधि निर्माण के संदर्भ में जो है राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता की सुझाव का परिणाम था। तो आंसर हमारा एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे पंचायत। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था, मतलब महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गाँव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से, मतलब इन्होंने कहा न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा जो है प्रशासित किए जाने चाहिए। तो ये सब किसने कहा था, एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है CDP-NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो गाइस आंसर है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। आइए समझे थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि आपका CDP, और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना का पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो ये बिहार PCS का क्वेश्चन है 2011 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो कब समिति 1957 में की थी। ठीक है, तो समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की जो विधानसभा उसने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे अधिनियम पारित किया, राजस्थान। कब, 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तो वैसे ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं थोड़ा सा। और इसके अतिरिक्त क्या है, पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GVK राव समिति एंड 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। किस चीज़ के लिए गए, सुधार, पंचायतों में सुधार के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिए 1977, 1985, 1986। तो कौन कौन, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति एंड LM सिंघवी समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, तो त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई, तो हमारा आंसर है राजस्थान, नागौर जिला, 1959। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, बलवंत राय मेहता। समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे कौन थे, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की, तो बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति थी इनकी, तो पहले का आंसर हो गया 2। अशोक मेहता की गाइस क्या थी, एक द्विस्तरीय थी। LM सिंघवी की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन पद्धति, और GVK राय प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। आइए समझे, तो गाइस यहाँ पे आंसर है हमारा सी। देखिए यहाँ पे बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, फिर LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव दिया इन्होंने, और GVK राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिया। और लिखा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है, कौन हो गया आपका, BR मेहता। आइए समझे, बलवंत राय मेहता, राइट। तो इसमें लिखा है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 1957 में भारतीय सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय विकास सेवा 1952 द्वारा जारी किए गए कार्यों की जांच उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए क्या है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी इस रिपोर्ट को सौंपा और इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि एक ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर की सिफारिश की थी। ठीक है, जो कि आगे चल करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम, ठीक है, मतलब ग्राम, फिर उसके ऊपर ब्लॉक, फिर उसके ऊपर जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक पंचायती राज संस्था का गठन होना था। चलिए, वेरी सिंपल। फिर लिखा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। चलिए पढ़ते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 40 में राज्य के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की और इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या है, पंचायती राज की उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो पहला राज्य हो गया आपका राजस्थान, दूसरा राज्य हो गया आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। राजस्थान की डेट मतलब ईयर है 1959। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान में। फिर लिखा है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ पे, नागौर राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं हम लोग। लिखा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया था गाइस, राजस्थान था। ठीक है, हमारे यहाँ पे आंसर नहीं है। लिखा वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, तो राजस्थान आंसर है। फिर लिखा भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया, तो देखिए कहाँ किया गया, नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। किसने करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर लिखा जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज सिफारिश की उसका सभापति कौन था। ठीक है, तो उनके सभापति थे बलवंत राय मेहता और समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अब है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो किसने करी थी गाइस, बलवंत राय मेहता ने की थी। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, तो देखिए किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में आई उसमें। तो लिखा है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो हमारा आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। चलिए सब सेम क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। लिखा है पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी, तो हमारा आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा इस अभी देखिए बलवंत राय मेहता समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, तो पी.वी.एन. राव समिति नहीं है। चलिए बाकी तो हम सारे पढ़ चुके हैं। देखिए बलवंत राय मेहता 1957, संथानम समिति, अब देखिए जो नए हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये अशोक मेहता समिति 1977 टू 78 है, एल.एम. सिंघवी भी हमने पढ़ लिया 1986 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में है, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में है। और उसके बाद जो आपने नहीं पढ़े अभी तक नाम, उसमें देखिए कौन कौन से, एक हो गया आपका संथानम समिति 1963-64, और एक हनुमंता राव समिति 1984, और एक हो गया के थुंगन समिति 1988। तो पी.वी. नरसिम्हा राव समिति का जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी आप ये सारी समिति जो है याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। फिर इसमें लिखा है कि आपका सी.एन. हनुमंता राव, ठीक है, इसकी डेट क्या है, जी.वी.के. राव, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी एंड बलवंत राव मेहता। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं डायरेक्ट। ओके, तो गाइस देखिए इसके लिए आप सारे ऊपर वाले ऑप्शंस देख सकते हैं, मतलब व्याख्या जो है ऊपर वाली। तो इसमें लिखा है हनुमंता राव, तो ये देखिए हम हनुमंता राव समिति 1984, तो ये क्या हो गया आपका 1984 में हो गई। और जी.वी.के. राव समिति की अगर हम बात करें तो जी.वी.के. राव समिति 1985 हो गई, तो 1985 हो गई। फिर उसके बाद है अशोक मेहता समिति 1977-78, तो 1978 हो गई। एंड देन एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो 1986 हो गई। ठीक है, और फिर है बलवंत राव मेहता समिति, तो 1957 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को जो है कालक्रम में, मतलब कौन सी पहले, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। ठीक है, और तो यानी कि थर्ड वाली पहले हो गई। फिर उसके बाद हमारी आती है, तो हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड, फोर्थ, 1 एंड 2। तो थर्ड में आ गई बलवंत राय मेहता, फिर उसके बाद आती है आपकी अशोक मेहता समिति, देन आपका आएगा जी.वी.के. राव समिति, एंड देन आएगा एल.एम. सिंघवी समिति 1986। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी.के. थुंगन समिति है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत राव मेहता समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति है। तो गाइस देखिए इसका तो आंसर वेरी सिंपल, हमारा बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या, एल.एम. सिंघवी समिति की अगर हम बात करें तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की है। फिर अशोक मेहता समिति, तो गाइस जो अशोक मेहता समिति है वो है 1977 की, और उसके बाद पी.के. थुंगन समिति है 1988 की, यानी कि हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो गया, सी। तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं, फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बलवंत राय मेहता समिति 1 है, और उसके बाद हमने बात की एल.एम. सिंघवी समिति, तो गाइस एल.एम. सिंघवी समिति है 1986, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई हमसे। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर अशोक मेहता समिति है 1977, एंड पी.के. थुंगन समिति है 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है। देखिए अशोक मेहता है, संथानम समिति अभी हम पढ़ के आए हैं, बी.आर. मेहता भी हम पढ़ के आए, तो वी.के.आर.वी. राव समिति ये नहीं है। तो वी.के.आर.वी. राव समिति एक क्या है, जो प्रमुख वी.के.आर.वी. राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे, जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, अन्य तीनों समितियां जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। देखिए तो गाइस बहुत सिंपल है, दिनेश गोस्वामी नहीं है, एल.एम. सिंघवी है, अशोक मेहता समिति है, एंड सादिक अली। ओके, तो देखिए हमें सादिक अली का भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा। देखिए ये दोनों तो हमने पढ़ रखे हैं, आगे देखते हैं। दिनेश, तो जो सादिक अली है वो भी आपकी पंचायती राज से है, इसको आप और थोड़ा सा याद रखिएगा।
ठीक है। और जो दिनेश गोस्वामी समिति है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये जो समिति है वो चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार से संबंधित है। फिर लिखा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की जो है आपकी संस्तुति की थी। तो इन्होंने कहा था कि जो पंचायतों में स्तर होने चाहिए, तो जैसे आपका बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि त्रिस्तरीय हो, तो इन्होंने अशोक मेहता समिति कहती है 2 स्तरीय होनी चाहिए। ठीक है, अशोक मेहता 1977 में गठित अशोक मेहता समिति अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट क्या करती है, प्रस्तुत करती है, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर इन्होंने कहा कि 2 स्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की, मतलब 3 स्तर में ना हो के 2 स्तर में हो। तो इसमें क्या है, जनपद स्तर पर जनपद स्तर की अगर बात करें तो वहाँ जिला परिषद, और 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया। ठीक है, गांव के समूह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित क्या सिफारिश की थी गाइस, यही है आपकी द्विस्तरीय सरकार की, यानी कि पंचायतों की। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। तो किसने करी थी, अशोक मेहता समिति ने। आइए देखें, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर क्या बोला, 2 स्तरीय प्रणाली को जो है प्रस्तुत किया है। इस समिति ने न्याय पंचायतों के विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में जो है गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। वेरी सिंपल, अशोक मेहता कमेटी। फिर लिखा है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, मतलब इसने कहा कि संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति, तो ये LM सिंघवी कमेटी। तो यहाँ लिखा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो है LM सिंघवी समिति 1986 द्वारा की गई थी। और साथ ही जो है सिंघवी समिति ने पंचायती चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी, मतलब जिसमें दल ना हो। फिर इसमें लिखा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था, क्या था, LM सिंघवी समिति। फिर लिखा है हमारे संविधान के किस भाग में जो है 3 सोपानों में पंचायतें जो है बनाने की परिकल्पना की गई है। कौन सा भाग है, 9th में पंचायत, 9A में आपको मिलेगा नगर पालिका, एंड 9B में आपको क्या मिलेगा गाइस, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सहकारी समूह। फिर हम लिखा हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम और माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। लिखा है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, ग्राम आता है, ब्लॉक आता है, जिला परिषद आता है। ओके, गलत है गाइस। फिर देखते हैं, ग्राम पंचायत आती है, क्षेत्रीय पंचायत समिति, जिला परिषद आती है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्रीय पंचायत इनफैक्ट ब्लॉक, चलिए यहाँ पे तो फिर आप इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा और डिटेल में सही से बता रखा है। ग्राम पंचायत आती है सबसे नीचे, उसके बाद क्षेत्रीय पंचायत समिति आती है, एंड देन जिला परिषद आती है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसका जो है निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। यहाँ लिखा है ग्राम पंचायत का, खाप पंचायत का, जातीय जन पंचायत। तो सिंपल है वेरी, यहाँ पे है ग्राम पंचायत आंसर है।